हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। हम लोग सीख रहे थे यहाँ पे एंड्रॉयड और हम लोग मास्टर कर रहे थे एक्चुअली एंड्रॉयड। और अब हम अपने एंड्रॉयड की सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं और कुछ एडवांस चीज़ें सीखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा काम में आने वाली हैं अगर आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट में मास्टरी करना चाह रहे हो यार। एंड फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है इसमें। चलिए भाई, अभी तक हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें सीख ली यार, और इतना सब कुछ सीखने के बाद आपको एक आइडिया तो आ गया होगा कि भाई ऐप्स कैसे बनाए जाते हैं, पूरा स्ट्रक्चर कैसे होता है। बस आपको थोड़ा सा मेहनत करके और तगड़े तगड़े ऐप्स बनाने हैं। अब कौन से टॉपिक्स हम इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे, साथ ही साथ में अब कौन सा इंटरेस्टिंग ऐप बनाएंगे उसके बारे में सीखते हैं। एंड हम लोग अब एक बहुत ज़्यादा अमेजिंग कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। ये कॉन्सेप्ट आपने एंगुलर, रिएक्ट हर जगह सीखा होगा। चलिए भाई, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने प्लेलिस्ट नहीं एक्सेस की तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ पे जा करके एक्सेस करिए यार। और क्या कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं डेटा बाइंडिंग। अभी तक हम लोगों ने गाइस व्यू बाइंडिंग सीखा था, व्यू बाइंडिंग, जिसकी हेल्प से हम लोग व्यू को बाइंड कर पा रहे थे, डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहे थे अपने कोड के अंदर, एंड वहां से डायरेक्टली हम व्यू को यूज कर पा रहे थे। तो व्यू बाइंडिंग कर रहे थे। अब हम लोग करेंगे डेटा बाइंडिंग। अब हम लोग डेटा सोर्स को भी बाइंड करेंगे। तो इसके बारे में सीखते हैं थ्योरेटिकली। फिर हम लोग ये वाला प्रोजेक्ट बनाएंगे, ये वाला प्रोजेक्ट बनाएंगे। ये प्रोजेक्ट आपको दिख रहा है, बस ऐसा है, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट। मैं दिखाता हूँ आपको। सपोज मेरे पास एक टेक्स्ट व्यू बोल दे, टेक्स्ट व्यू है, और एक हमारे पास एडिट टेक्स्ट है। हल्का सा मैं जूम कर दूं आपको डेमो दिखाने के लिए, समझिएगा इस बात को गाइस। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं इस टेक्स्ट एरिया में चेंज करूंगा, बस चेंज करूंगा और कुछ भी नहीं करूंगा। और ट्रस्ट मी, मैंने कोई भी कोड नहीं लिखा है जिससे मैं टेक्स्ट एरिया में चेंज या टेक्स्ट फील्ड में चेंज करूं, एडिट टेक्स्ट में चेंज करूं, वो अपने आप से टेक्स्ट व्यू को चेंज करे। मैं हटा रहा हूं टेक्स्ट, देखिएगा ये मैं एडिट टेक्स्ट का टेक्स्ट क्लियर कर रहा हूं, अपने आप से टेक्स्ट व्यू भी चेंज हो रहा है। अगर मैं यहाँ कुछ लिखूँ, सपोज अपना नाम मैंने दुर्गेश लिख दिया, टेक्स्ट व्यू में भी वही नाम आ गया। एंड इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अगर मैं चेंज नेम पे क्लिक करूँ तो आप पूरा टेक्स्ट एरिया में भी नाम चेंज हो गया और टेक्स्ट व्यू में भी नाम चेंज हो रहा है। इसी चीज़ को बोलते हैं टू वे डेटा बाइंडिंग। और हम लोग इस शानदार ऐप को बनाएंगे, और इस ऐप का मेन मोटो यही है, बनाने का मेन मोटो ये है कि हम टू वे डेटा बाइंडिंग को अच्छे से समझेंगे। टू वे डेटा बाइंडिंग होता क्या है। एक्चुअली ये एक वेरिएबल है जो यहाँ पे हमने टेक्स्ट व्यू से बाइंड कर रखा है। तो वेरिएबल में चेंज हो रहा है, तो वेरिएबल में चेंज हो रहा है, तो कहाँ पे चेंज हो रहा है, हमारे इस टेक्स्ट व्यू में भी चेंज हो रहा है। और वेरिएबल को मैंने बाइंड कर दिया है इस टेक्स्ट फील्ड के साथ, मतलब एडिट टेक्स्ट के साथ। तो अगर हम एडिट टेक्स्ट में चेंज कर रहे हैं तो वेरिएबल में भी चेंज हो रहा है और हमारे टेक्स्ट व्यू में चेंज हो रहा है, साथ ही साथ में एडिट टेक्स्ट में भी चेंज हो रहा है। अगर हम वेरिएबल में चेंज करते हैं तो दोनों जगह चेंज हो जाएगा। और वेरिएबल को चेंज करने के लिए हम टेक्स्ट फील्ड को यूज़ कर रहे हैं। तो टू वे डेटा बाइंडिंग यूज़ करें। इसको हम लोग थोड़ी देर में समझेंगे कि एक्चुअली टू वे डेटा बाइंडिंग क्या होता है। तो मोटिव यही है इस ऐप को क्रिएट करना, और हमारा सबसे बड़ा मोटिव है कि टू वे डेटा बाइंडिंग्स को समझना। चलो अब समझ लेते हैं कि एक्चुअली डेटा बाइंडिंग्स होती क्या है। डेटा बाइंडिंग in Android is a technique that allow you to bind UI components in your layouts to data sources in your app using a declarative format। तो डिक्लेयर करके हम लोग क्या करेंगे, बाइंड करेंगे। अच्छा, इसको समझिए। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा चीज़ और समझनी पड़ेगी यार, अच्छे समझनी पड़ेगी। समझिए, हमारे पास दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं अगर आप कोई ऐप क्रिएट करते हो। सबसे पहली चीज़, आपका एक ईवाई कंपोनेंट होता है। क्या होता है, एक ईवाई कंपोनेंट होता है। ये सपोज आपका एक ईवाई कंपोनेंट है, तो मैं हल्का सा, हाँ ईवाई कंपोनेंट है, एंड इसका कलर मैं क्या कर देता हूँ, इसका कलर रेड कर देते हैं। हाँ, तो ये एक ईवाई कंपोनेंट है, मतलब ये एक बटन हो सकती है। सपोज ये हमारी बटन है, ठीक है, कोई इशू नहीं, बटन है तो बटन है। और क्या, हम लोग कलर को मैं क्या करता हूँ, ब्लू कर देता हूँ, ठीक है। तो एक बटन है, ये एक ईवाई कंपोनेंट है। या बटन की जगह हम कर देते हैं एडिट टेक्स्ट। एडिट टेक्स्ट मतलब इसके अंदर हम कुछ टेक्स्ट लिख सकते हैं। एडिट टेक्स्ट है, इतना बड़ा तो नहीं होता बट हाँ होता है, एडिट टेक्स्ट है। अब इस एडिट टेक्स्ट के अंदर डेटा भी तो दिखाना है, तो वो डेटा आएगा कहाँ से, तो उसके लिए हमारे पास होता है डेटा सोर्स। क्या होता है, हमारे पास डेटा सोर्स होता है। तो लेट सपोज हमारे पास ये है एक डेटा सोर्स, यहाँ से डेटा आ रहा है, और ये डेटा सोर्स आपके कोड के अंदर होता है। ये एक्चुअली आपका डेटा सोर्स एक वेरिएबल हो सकता है, ठीक है, एक वेरिएबल सपोज नेम है। एंड ये एक्चुअली आपका क्या है, डेटा सोर्स है, डेटा सोर्स है। बस आप बात समझिएगा व्यू बाइंडिंग के साथ साथ डेटा बाइंडिंग को समझने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा ईवाई कंपोनेंट है, ईवाई कंपोनेंट है, ठीक है। अब देखो, इस नेम को हमें दिखाना है एडिट टेक्स्ट के अंदर। इस नेम को कहाँ दिखाना है, इस नेम को हमें दिखाना है एडिट टेक्स्ट के अंदर। इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे दिखानी। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम क्या करें, मैन्युअली करें भाई, जो हम लोग करते थे। हम लोग क्या करें, यहाँ अगर हम यहाँ पे कोड लिख रहे हैं, यहाँ पे हम अगर कोड लिख रहे हैं, तो कोड लिख रहे हो तो आपको कोड लिखना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे डेटा है तो इसको हम इसके अंदर सेट कर दें। और अगर गेट करना है तो मैनुअली कोड लिखें गेट करने का। समझ पा रहे हो, तो ये आपको मैनुअली करना पड़ेगा, मैनुअली करना पड़ेगा। यू डोंट हैव एनी ऑप्शन कि भैया आप ऑटोमेटिक हो जाए, ठीक है। ऑटोमेटिक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे बाइंडिंग। सो वी विल बाइंड, हम क्या करेंगे, हम बाइंड करेंगे, ठीक है, हम यूज करेंगे बाइंडिंग। तो हम क्या करेंगे,
इस एडिट टेक्स्ट को इससे बाइंड कर देंगे, इससे बाइंड कर देंगे। बाइंड करने का पूरा टेक्निक और प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा। तो हम इससे बाइंड कर देंगे। बाइंड करने से होगा क्या, बाइंड करने से बहुत सारी चीज़ें होंगी गाइस, ठीक है। और इसके लिए हम बाइंडिंग लाइब्रेरी यूज़ करेंगे, बाइंडिंग लाइब्रेरी यूज़ करेंगे, बाइंडिंग लाइब्रेरी। बाइंड करने से होगा ये कि अब हमें वो काम मैन्युअली नहीं करना होगा। अब आपने दोनों को जोड़ दिया, बाइंड कर दिया। बाइंड का सिंपल मतलब होता है अगर इसमें चेंज किया गया, इसमें चेंज किया गया तो इसमें अपने आप से चेंज हो जाएगा, इसमें अपने आप से चेंज हो जाएगा। ये चेंज यहाँ भी रिफ्लेक्ट कर जाएगा, यहाँ चेंज, यहाँ भी चेंज। और अगर यहाँ चेंज हुआ, हो सकता है ना यहाँ पे चेंज हुआ तो यहाँ पे अपने आप से चेंज हो जाएगा। ये है बाइंडिंग का काम, ठीक है। दैट मीन्स आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस आप यहाँ पे बाइंडिंग का कोड आप यहाँ पे कर दीजिए बस, ठीक है। ये बाइंडिंग का कोड आप कर दीजिए। उसके बाद अगर आप एडिट टेक्स्ट में चेंज करोगे अपने आप से चेंज हो जाएगा उस डेटा सोर्स के अंदर, उस वेरिएबल के अंदर जहां से डेटा आ रहा है। और अगर डेटा सोर्स के अंदर आपने चेंज किया तो उस एडिट टेक्स्ट के अंदर भी चेंज हो जाएगा। और जब ये दोनों तरफ से होने लगे, आपने व्यू को भी इससे बाइंड कर दिया, इसको भी इससे बाइंड किया, मतलब इसमें चेंज कर रहे हो, इसमें चेंज हो रहा है, उसमें चेंज करो, इसमें चेंज हो रहा है, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं टू वे डेटा बाइंडिंग। और ये इंपॉर्टेंट है गाइस, टू वे डेटा बाइंडिंग। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टू वे डेटा बाइंडिंग, टू वे डेटा बाइंडिंग। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यार, ठीक है। आपको अलग से एक्सप्लिसिटली अलग से कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है, ना एक एक वेरिएबल्स में वैल्यू सेट करने की जरूरत है एक एक फील्ड से निकाल करके, ना वेरिएबल चेंज हो तो उस समय आपको हर एक व्यू को चेंज करने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं। हो सकता है आपने इस नेम को आपने एक और व्यू के अंदर बाइंड कर रखा, हो सकता है कि नहीं हो सकता, आपने इस नेम को एक और व्यू के अंदर बाइंड कर रखा। ये हमारा एक टेक्स्ट व्यू है, एक टेक्स्ट व्यू है, यहां भी आपने बाइंडिंग कर रखी है। तो होगा क्या गाइस, होगा ये इतनी इंटरेस्टिंग चीज होगी ना, आप देखते तंग रह जाओगे। आपने क्या कर रखा है, इसको भी आपने बाइंड कर रखा है, इसको भी आपने बाइंड कर रखा है, बी लगा रखा है। और अगर आपने बी लगा रखा है तो पता कितनी बढ़िया चीज होगी। देखिए आपने यहाँ पे इसकी वैल्यू सपोज आपने कर दिया वाव, इस टेक्स्ट की वैल्यू वाव कर दिया। और जैसे ही वाव किया तो इस टेक्स्ट व्यू को, इस टेक्स्ट एडिट टेक्स्ट को बाइंड किया था आपने इस नेम के साथ, तो इसकी वैल्यू भी वाव हो जाएगी। और इस नेम को बाइंड कर रखा था इस टेक्स्ट व्यू के साथ, तो इसकी भी वैल्यू वाव हो जाएगी। और यही तो है भाई बाइंडिंग। दैट मीन्स आपने सिर्फ यहाँ पे चेंज किया और वेरिएबल के अंदर चेंज हुआ, क्योंकि वेरिएबल किसी दूसरे व्यू से बाइंड था, वहां भी चेंजेस अपने आप से हो जाएंगे। यही है पूरा बाइंडिंग का खेला भाई, और यही इस ऐप में हो रहा है गाइस, ठीक है। हमने वेरिएबल को बाइंड कर रखा है और वेरिएबल जैसे चेंज हो रहा है बाकी चीज़ें भी हमारी चेंज हो रही हैं, बाकी चीज़ें भी चेंज हो रही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप आप समझ गए मेरी बात, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अब थोड़ा सा और इसमें चीज़ें पढ़ते हैं कि भाई इसके क्या फ़ायदे हैं और कैसे करते हैं, सब चीज़ पढ़ते हैं थ्योरी, देन हम अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं, देखते हैं एक्चुअली इसको करते कैसे हैं। स्टेप्स मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। सो देखिए, इट मेक्स कोड मोर कंसाइज, मेंटेनेबल एंड लेस प्रोन टू एरर्स। तो ये जो तरीका है डेटा बाइंडिंग का, वो हमारे कोड को और भी ज़्यादा कंसाइज बनाता है और मेंटेनेबल बनाता है, और एरर्स आने के चांसेस इससे कम हो जाते हैं। थोड़ा सेफ्टी वगैरह इस पर बढ़ जाती है, टाइप सेफ्टी वगैरह बढ़ जाती है, ठीक है। नो नीड टू यूज फीचर फाइंड व्यू आईडी, तो हमें फाइंड व्यू आईडी नहीं यूज करना पड़ेगा। ये तो हमें व्यू बाइंडिंग में भी नहीं यूज करना पड़ता था क्योंकि व्यूज बाइंड हो जाते थे, बट इस यहाँ पे दोनों बाइंड हो जाएंगे, व्यू भी और डेटा भी, मतलब डेटा सोर्स भी बाइंड हो जाएगा, इसलिए डेटा बाइंडिंग है, ठीक है। चलो बात कर लेते हैं और कुछ की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, की पॉइंट्स की बात हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम लोग क्या करते हैं, ऐप क्रिएट करते हैं ये वाला, फिर की पॉइंट्स में है, की पॉइंट्स कुछ बात करेंगे, की पॉइंट्स आपको और अच्छे समझ में आएगा। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ पॉइंट्स या बेनिफिट्स क्या है, वो सब चीज़ हम लोग बात करेंगे, सारी चीज़ बात करेंगे। बट हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं फटाफट एंड हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं ये वाला ऐप, ठीक है। और कौन कौन सी चीज़ें करनी है वो सब चीज़ मैं आपको बताता हूँ। तो हम लोग आते हैं यहाँ पे एंड एक हम लोग फाइल पे चलते हैं, न्यू पे चलते हैं, एक प्रोजेक्ट बनाते हैं फटाक से एंड एम्प्टी व्यू एक्टिविटी पे क्लिक करूँगा, नेक्स्ट पे जाऊँगा, नाम दे दूँगा यहाँ पे व्यू बाइंडिंग ऐप, व्यू बाइंडिंग, ये व्यू नहीं डेटा बाइंडिंग ऐप, डेटा बाइंडिंग ऐप। एंड पैकेज का नाम दूंगा com.lcwd.data बाइंडिंग, ठीक है। और इसको मैं बनाऊंगा अपने प्रोजेक्ट जहां मैं बना रहा था वहीं पे, ठीक है। हम चलेंगे वीडियो कोड के अंदर, नहीं है ये है हमारे वर्क डॉक के अंदर, YT एंड्रॉयड YT के अंदर, यहाँ पे बनाऊंगा, जाएगा ये व्यू नहीं डेटा बाइंडिंग के अंदर, ठीक है। जावा है एंड API 30 है, API लेवल 30 है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एंड फाइनली स्लैश आई थिंक नहीं लगाया मैंने, गलत स्लैश लगा दिया, उल्टा स्लैश लगा दिया, तो ये चीज़ मत करिए भाई। विंडोज़ में इतनी देर तक यूज़ कर रहा था तो उसका कुछ ना कुछ तो असर हमारे पास है ही, ठीक है। एंड देन फाइनली हम फिनिश कर देंगे एंड हियर वी गो, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा एंड हम पहले पुराना प्रोजेक्ट कर देंगे अपना बंद, जिसका मैं डेमो दिखा रहा था, और ये हमारा रहा नया प्रोजेक्ट,
ठीक है ना, यहाँ प्रोजेक्ट रहा, बंद कर देते हैं, ये सब चीज़ को बंद कर देते हैं। ठीक है, स्टेप्स मैं बताऊंगा, लिखूंगा भी स्टेप्स, मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है नोट्स, तो मैं यहाँ पे लिखता भी रहूँगा। समझिए गाइस, समझिए। ठीक है, स्टेप्स में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डेटा बाइंडिंग इनेबल करनी है। डेटा बाइंडिंग क्या करनी है, इनेबल करनी है। सो इनेबल द डेटा बाइंडिंग। कैसे डेटा बाइंडिंग इनेबल करेंगे, ग्रेडल डॉट बिल्ड फाइल के अंदर जाएंगे, यहाँ पे हम लोग चलेंगे ग्रेडल स्क्रिप्ट के अंदर, ग्रेडल बिल्ड मॉड्यूल ऐप वाली आएंगे। ठीक है, दो हमारे पास ग्रेडल बिल्ड, इसके बारे में बात किया था, तो ग्रेडल डॉट बिल्ड डॉट केटीएस के अंदर आएंगे, मॉड्यूल ऐप के अंदर यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे एंड्रॉइड के अंदर आएंगे, एंड्रॉइड के अंदर ही आपको कोड लिखना है, मतलब एंड्रॉइड ब्लॉक के अंदर ही कोड लिखना है यहाँ पे, तो इसको ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, एक चीज़ और समझिएगा, यहाँ पे आप चाहे स्टार्टिंग में लिख दो चाहे एंड में लिख दो, तो इस बार मैं एंड में प्रेफर करूंगा जहां ये ब्लॉक खत्म हो रहा है, उससे पहले यहाँ पे आएंगे, लिखेंगे बिल्ड फीचर्स, और अब हम लोग इसके अंदर इनेबल करेंगे डेटा बाइंडिंग। डेटा बाइंडिंग में हम कर देंगे ट्रू, अगर हम केटीएस हैं तो इक्वल टू ट्रू करेंगे, अदरवाइज हम लोग ग्रुप भी पहले वाला सेंटेक्स यूज कर रहे थे, तो डायरेक्टली डेटा बाइंडिंग के बाद ट्रू लिख देते बस, उसके बाद हम सिंक कर देंगे। ये क्या कर देगा, ये कर देगा इनेबल, क्या कर देगा, ये इनेबल कर देगा डेटा बाइंडिंग के फीचर को। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं यार, टेक्स्ट में कोड में डायरेक्टली हम पेस्ट कर देते हैं, हियर वी गो। ठीक है, एंड ये इनेबल करनी है आपको। फॉन्ट साइज हल्का छोटा कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग डेटा बाइंडिंग कर सकते हैं, हाउ, अब कैसे करेंगे इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास दो चीज़ होनी चाहिए, ऑब्वियसली बात है, एक डेटा सोर्स होना चाहिए, कहाँ आपका डेटा रखा है, सोर्स मतलब जहाँ से निकल रहा है डेटा। ठीक है, दूसरी चीज़ हमारे पास होनी चाहिए कि हमारे पास ईवाई कंपोनेंट भी तो होना चाहिए, तो दोनों चीज़ क्रिएट करेंगे। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, हम आई विल गो टू एंड क्रिएट बोथ द थिंग्स। ठीक है, तो हम इसको किनारे रख दें, इधर रख देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, वी विल क्रिएट बोथ डेटा सोर्स एंड ईवाई कंपोनेंट। ठीक है, ईवाई कंपोनेंट, फिर हम बाइंडिंग करेंगे ना, तो कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास ईवाई कंपोनेंट पहले देखते हैं कहाँ है भाई, जिस रिसोर्स के अंदर चलते हैं, लेआउट के अंदर चलते हैं, मेन एक्टिविटी के अंदर चलते हैं, एंड यहाँ पे ये ईवाई कंपोनेंट है। तो एक्जैक्टली हम, ये हमारा टेक्स्ट व्यू है, टेक्स्ट व्यू को हम लोग क्या करते हैं यार, टेक्स्ट व्यू में हेलो वर्ल्ड लिखा है ना, तो हम इसकी साइज हल्का सा बढ़ा देते हैं, टेक्स्ट साइज, और इसकी साइज कर देते हैं 25 SP। ठीक है, एंड स्टाइल में, टेक्स्ट स्टाइल में हम लोग बोल्ड कर देते हैं, हमें बोल्ड चाहिए। ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, और ठीक है, इसी के जस्ट नीचे मैं एक एडिट टेक्स्ट बनाता हूँ, या अभी एडिट टेक्स्ट छोड़ देते हैं, एक बटन बना लेते हैं, या फिर बना लेते हैं, इसकी एक आईडी दे दो, और आईडी दे दो, ये है हमारा टेक्स्ट या नेम या टाइटल दे दो, यह टाइटल होने वाला है। ठीक है, टाइटल होने वाला है या नेम होने वाला है, यहाँ पे हम नेम दिखाएंगे, हेलो वर्ल्ड की जगह एक टेम्परेरी नाम ले लेते हैं, ऐसे ही राणा सिंह बिलाल कुछ ऐसे करके खतरनाक नेम ले लेते हैं। ठीक है, ये एक नेम हो गया। फिर इसके जस्ट नीचे हमें एक एडिट टेक्स्ट बनाना, तो फटाफट बना लेते हैं यार, ज़्यादा आप मत, तो इधर उधर को पैलेट में जाओ, हल्का सा इसको इधर शिफ्ट कर दो, हल्का सा इसको शिफ्ट कर दो, और यहाँ से एक ले लो एडिट टेक्स्ट, तो यहाँ पे सर्च में जाओ एडिट टेक्स्ट, मैं डायरेक्टली लिख सकता था, बट यहाँ से मैं थोड़ा आसान वाला तरीका यूज़ करूँगा। ठीक है, इसको मैं अपने इसके नीचे चिपका दूंगा, एंड लेफ्ट कंस्ट्रेंट कर दूंगा, राइट कंस्ट्रेंट पेरेंट से कर दूंगा, पेरेंट से राइट कंस्ट्रेंट कर दूंगा। हल्का सा कहीं हमें लग रहा है कि क्या आ गया, हल्का सा ड्रैग हो गया था ये, हमें लग रहा है। ठीक है, एक ड्रैग आ गया, अभी हम देख लेंगे, चेक कर लेंगे, ये आ गया, एंड हल्का सा मैं ऊपर से नीचे हल्का सा कर दूंगा। ठीक है, परफेक्ट। एंड हमें चाहिए एक बटन, तो बटन को भी ड्रैग करके हम ड्रॉप करेंगे, एंड इसका पेरेंट से ड्रैग कर देंगे, एंड हम लोग इसका स्टार्ट भी पेरेंट से कर देंगे, और इसका जो टॉप है वो अपने इसी से, या फिर इसको हल्का पहले नीचे खींचो, देन अपने नेम से इसको जोड़ दो, हेडेड टेक्स्ट से जोड़ दो। ठीक है, तो कुछ ही ऐसा आएगा, और हमें ऐसा ही चाहिए था गाइस, ऐसा ही चाहिए था। ठीक है, और एडिट टेक्स्ट पे आ जाओ, इसकी एक आईडी हमारे पास है, जो एडिट टेक्स्ट है ना, एडिट टेक्स्ट, तो इसकी आईडी हम लोग एडिट टेक्स्ट ही रहने दो समझने के लिए। ठीक है, और ये नेम में ऐसे नेम लिखा रहने दो अभी, या हिंट दे देते हैं, हिंट एंटर नेम, यहाँ पे नेम आ जाएगा, और इस टेक्स्ट को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, एंटर नेम आ जाएगा। बटन को हम लोग कर देते हैं चेंज नेम, तो ये चेंज नेम हो जाएगा। एक बार रन करते हैं अपने एप्लीकेशन को, लेट्स सी व्हाट विल हैपन, हमारा क्या कुछ ऐसा यूआई दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो हमारे पास ये सारे यूआई कंपोनेंट्स बन गए, तो यस बिल्कुल जैसा हम चाह रहे थे वैसा ही दिख रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको डॉक आउट कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, एंड हियर वी गो। ठीक, इफ़ यू वांट तो आप इसको क्या करो, हल्का सा इसको ऊपर कर दो, तो ये सारे ऊपर आएंगे। पता है क्यों, क्योंकि बाकी दो जो हैं वो इसके बॉटम से अटैच्ड हैं। एक बार मैं रिफ्रेश मैंने किया, लेट्स सी,
बिल्कुल सही, आप देखो, ठीक है। बाकी आप इसको घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो, उसका टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हो, टोटली आप पे है, ठीक है। बस हमको टू वे डेटा बाइंडिंग समझना है। चलो, तो हमारे पास ईवाई कंपोनेंट्स अवेलेबल है। इनकी आईडीज़ इंपॉर्टेंट है यार, आईडीज़ याद रखिएगा आप, इनकी आईडीज़ इंपॉर्टेंट है। क्या क्या आईडीज़ हैं आप समझो समझो समझो। एक की आईडी है हमारे पास नेम है, एक की आईडी है हमारे पास एडिट टेक्स्ट टेक्स्ट, ठीक है। चलो, और इसकी आईडी है हमारे पास बटन, ठीक है, बटन बटन बटन, ठीक है। अभी हम बाइंड करेंगे तो आईडीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आईडी याद रखिएगा। अब हम बनाएंगे डेटा सोर्स। तो हम ऐसा सोचेंगे ये हमारी जो है वो एक यूज़र की इन्फॉर्मेशन है, तो यूज़र की इन्फॉर्मेशन दिखानी है, तो मैं क्या करूँगा, एक डेटा होल्डर क्लास बनाएंगे, जावा पे अपने पैकेज पे राइट क्लिक करेंगे और एक क्लास बना लेंगे डेटा पैकेज के अंदर, नाम होगा यूज़र क्लास, ठीक है। ये एक्चुअली हमारी डेटा होल्डर क्लास होगी, इसी का ऑब्जेक्ट हमारे डेटा को होल्ड कर रहा होगा, कह सकते हैं ये सोर्स है, डेटा इसी के अंदर होगा, ठीक है। तो हम बनाएंगे एक प्राइवेट स्ट्रिंग नेम है, इसके अंदर कुछ भी ले सकते हो जो आपको ईवाई के अंदर दिखाना है, प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल एंड प्राइवेट स्ट्रिंग पासवर्ड। और इसके अंदर डेटा को सेट करने के लिए हमें चाहिए होगा कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो हम कमांड एन या कंट्रोल इंसर्ट पे क्लिक करके हम कंस्ट्रक्टर जनरेट करेंगे, सेलेक्ट ऑल, ओके कर लेंगे। फिर कंट्रोल कमांड एन मतलब कंट्रोल इंसर्ट, सॉरी हाँ कंट्रोल इंसर्ट ही होता है शायद, या ऑल्ट इंसर्ट होता है, देख लीजिएगा विंडोज़ में। देन फिर से कंस्ट्रक्टर पे जाएंगे एंड सेलेक्ट नन इस बार कर देंगे। एंड देन फाइनली हम लोग गेटर सेटर बनाते हैं एंड गेटर सेटर्स सेलेक्ट ऑल, डेटा सेटर्स बन चुका है, ठीक है। तो अब हम इसमें अंदर डेटा सेट भी कर सकते हैं, डेटा गेट भी कर सकते हैं। चलो भाई, अब हमें क्या करना है, फाइनली हमारे पास ईवाई अवेलेबल है, ईवाई कंपोनेंट अवेलेबल है, और हमारे पास डेटा सोर्स डेटा होल्डर क्लास भी अवेलेबल है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे गाइस, समझिए। अब हम मेन क्लास के अंदर और यहाँ पे हम लोग बाइंडिंग करेंगे। कैसे, देखिए, बाइंडिंग करने के लिए व्हाट वी विल डू, ठीक है। हम और भी चीज़ें हमें यहाँ इंपॉर्टेंट करनी, बाइंडिंग के स्टेप्स देखिए। हम क्या करें, बाइंडिंग करने के लिए सबसे पहले आएंगे यहाँ पे मेन एक्टिविटी के अंदर, और हमें क्या करना होगा, ठीक है। हमें मेन एक्टिविटी के अंदर थोड़ी देर के लिए इसको मैं मिनिमाइज कर दे रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं सिर्फ कोड पे लिख आता हूँ। और यहाँ पे देखिए, हमें पूरे अपने लेआउट को, पूरे लेआउट को, कंस्ट्रेंट लेआउट है ना हमारा मेन लेआउट, तो हमें मेन लेआउट को एक लेआउट नाम के टैग के अंदर डालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम लेआउट नाम के टैग के अंदर डालेंगे पूरे लेआउट को, ठीक है। तो मैं इसको कट कर लूँगा एंड यहाँ पे आएंगे एंड हम इसको बंद कर देंगे। तो हमारा पूरा कंस्ट्रेंट लेआउट आ गया किसके अंदर, हमारे लेआउट के अंदर। और ये नॉर्मल लेआउट है या नॉर्मल कंपोनेंट है, जैसे ये कंस्ट्रेंट लेआउट है वैसे ही ये लेआउट भी। तो हम क्या करेंगे, अपना जो नेम स्पेस है इसको हम लोग अपने लेआउट के अंदर शिफ्ट कर देंगे। टॉप पे होता ना, तो हम इसको कॉपी कर लेंगे नेम स्पेस को, और इन सारे नेम स्पेस को अपने लेआउट के अंदर डाल देंगे, ठीक है। बस अब क्या हुआ, लेआउट मैंने इसलिए लगाया क्योंकि पता है लेआउट के अंदर हम लोग यहाँ पे टैग यूज कर सकते हैं जिसका नाम है डेटा, नहीं हाँ डेटा, डेटा। और इस डेटा के अंदर हम लोग यूज कर सकते हैं वेरिएबल्स, मतलब हम इस डेटा के अंदर वेरिएबल्स बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब जो भी डेटा हमें इसके अंदर बाइंड करना है, इस वाले व्यू के अंदर बाइंड करना है, वो वेरिएबल यहाँ बनाएंगे। जैसे हमें एक यूजर बाइंड करना है तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेंगे, उसका नाम होगा यूजर, और ये किस टाइप का होगा, ये हमारे उसी यूजर क्लास टाइप का होगा। तो हम लिखेंगे कॉम डॉट lcwd डॉट डेटा बाइंडिंग डॉट डेटा डॉट यूजर, ठीक है, इस टाइप का होगा। तो इस वेरिएबल के अंदर अब डेटा आएगा ऑटोमेटिकली, या डेटा आप सेट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। और जब यहाँ पे डेटा आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, इस यूजर को यूज कर सकते हैं अपने इसके लिए। तो पहले मैं इसके लिए यूज करता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, टेक्स्ट में मैंने राणा सिंह लिख रखा था ना, अब मैं टेक्स्ट में राणा सिंह नहीं लिखूंगा, मैं टेक्स्ट में एक्सप्रेशन यूज करूंगा, उस वेरिएबल को बाइंड करूंगा एक्सप्रेशन यूज करके @ एंड सिंपल करली ब्रेसेस ओपन क्लोज। और यहां मैं यूज कर सकता हूं यूजर डॉट नेम, ये देखिए। बस अब जब भी आप यूजर इस वेरिएबल की वैल्यू, इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू डालोगे, यूजर का ऑब्जेक्ट डालोगे, तो अपने आप से इस टेक्स्ट व्यू में चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये बाइंड है इस वाले वेरिएबल से, ठीक है। अपने आप चेंज हो जाएगा, मैं भी आपको दिखा दूंगा, ठीक है। चलो भाई, इतना तो आपको लेआउट फाइल के अंदर करना है, तो मैं ये चीज भी लिख दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है, लिख दूंगा ऐड, या लिखूंगा रैप कर दो पूरे लेआउट को, लेआउट इनसाइड विच टैग, इनसाइड लेआउट टैग, ठीक है। एंड डिफाइन डेटा विद डेटा टैग, और फिर उसके अंदर डिफाइन वेरिएबल्स विद वेरिएबल टैग। बाकी आप रेफर कर लीजिए कैसे मैंने बना रखा है इस तरफ से, ठीक है। नाउ अब फोर्थ स्टेप में क्या करूंगा, अब हम बाइंड करेंगे कोड के अंदर चल के, ठीक है। सो ठीक है, हम चलेंगे अपने मेन सोर्स कोड के अंदर, मेन सोर्स कोड के अंदर चलेंगे, एंड वहां पे क्या करने वाले, देखिए भाई, वहां पे क्या करने वाले, वहां पे
हमें बाइंडिंग करनी पड़ेगी इस वेरिएबल जो हमने यहाँ बनाया है, ये सारे वेरिएबल्स की वैल्यू सेट करनी पड़ेगी अपने सोर्स कोड से, ठीक है। कैसे सेट, या पहले बाइंडिंग करेंगे हम लोग, बाइंडिंग करेंगे, कैसे बाइंड करेंगे, लेआउट इन्फ्लेटर वगैरह यूज़ करेंगे जैसे हम लोग करते आते हैं व्यू बाइंडिंग के अंदर। चलिए मैं बताता हूँ आपको। आ जाएंगे अपने मेन एक्टिविटी के अंदर और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस सेट लेआउट को डायरेक्टली, अब लेआउट सेट कंटेंट व्यू के अंदर डायरेक्टली लेआउट नहीं सेट करेंगे, हम यूज़ करेंगे वही, क्योंकि होता क्या है कि जो फाइल आपने बनाई है, जब आपने डेटा बाइंडिंग को इनेबल किया तो वहाँ पे क्या क्या एक ऑटोमेटिक क्लास बनी जैसे व्यू बाइंडिंग में होती थी। एग्जैक्टली उस क्लास का नाम है, जो आपकी एक्सएमएल फाइल का नाम है एक्टिविटी, पहले प्राइवेट लिख लो, एक्टिविटी बाइंडिंग, एक्टिविटी मेन एंड लास्ट में बाइंडिंग है। तो ये ऑटोमेटिक क्लास जनरेट हुई है। एंड ये क्लास कहाँ जनरेट हुई, आप इंपोर्ट्स में जाकर के देख सकते हो, ये क्लास जनरेट हुई है, ये देखिए डेटा बाइंडिंग के अंदर एक्टिविटी व्यू बाइंडिंग, इस क्लास को जाकर के देख भी सकते हो। आई थिंक क्लिक करें, यहाँ डायरेक्टली नहीं जा रहा बट इस क्लास को देख सकते हो आप, ठीक है। ये देखिए ये डायरेक्टली इसी क्लास के अंदर जा रहा है, तो ये बेसिकली ऑटोमेटिक जनरेटेड क्लास है। अब एक्चुअली वही प्रोसेस हम लोग फॉलो करेंगे। यहाँ पे हम लोग इस क्लास का ऑब्जेक्ट निकालेंगे, कैसे, हम लोग बाइंडिंग के अंदर इस क्लास का ऑब्जेक्ट पास करेंगे, तो कैसे, एक्टिविटी मेन बाइंडिंग के अंदर हमारे पास एक इन्फ्लेट मेथड है, इसको हम दे देंगे लेआउट इन्फ्लेटर। ये देखिए लेआउट इन्फ्लेटर दे दिया मैंने। लेआउट इन्फ्लेटर कैसे मिला हमें, गेट लेआउट इन्फ्लेटर मैंने कॉल किया तो लेआउट इन्फ्लेटर हमें मिल गया। जब हमें लेआउट इन्फ्लेटर मिल गया और इन्फ्लेट को पास किया, तो इन्फ्लेट क्या करेगा, ये इन्फ्लेट लेआउट इन्फ्लेटर की हेल्प से आपके एक्टिविटी को इन्फ्लेट करेगा, और इन्फ्लेट करने के बाद भाई ये सारा काम करने के बाद ये हमें रिटर्न कर देगा हमारी उसी क्लास का ऑब्जेक्ट जिसका नाम है एक्टिविटी मेन बाइंडिंग। इसका ऑब्जेक्ट हमें मिल जाएगा यहाँ पे। तो इसकी हेल्प से हम रूट लेआउट भी निकाल सकते हैं। तो अब हमें अलग से लेआउट स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, हमें बाइंडिंग ही हमें दे देगा रूट लेआउट। ये देखिए बस ये बाइंडिंग हमें रूट लेआउट दे देगा। इतना काम आपने किया, ये आपने एक्चुअली इन्फ्लेट किया लेआउट एंड फेच किया या गेट किया है अपने एक्टिविटी मेन बाइंडिंग का ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे इन्फ्लेट हो चुका है। इन्फ्लेट होने के बाद बाइंडिंग के पास, इस वाले वेरिएबल के पास, या इसका जो ऑब्जेक्ट हमें मिला उसके पास हमें रूट का पूरा व्यू मिल गया था। तो उसको निकालने के लिए हमने बाइंडिंग डॉट गेट व्यू कॉल कर लिया, गेट रूट कॉल कर लिया अपने आप से, उसका रूट पूरा आ गया हमारे पास। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ ध्यान देनी है, आर डॉट लेआउट डॉट जो एक्टिविटी मेन लिख रहे थे, वही चीज़ यहाँ पे भी आई है गेट रूट से। बट ये थोड़ा सा कह सकते हो एक तीसरे बंदे से मैंने मांगा है, वो डायरेक्टली आप लेआउट एक्सेस कर रहे थे। तो अभी भी वही हुआ, अभी भी कंटेंट सेट हुआ है, बट अब हमने बाइंडिंग से मांगा है आपके रूट लेआउट को, ठीक है। इतना करने के बाद अब ये जो बाइंडिंग बनी है ना, इसके पास देखिए बाइंडिंग डॉट सेट यूज़र, ये जो यूज़र आप सेट कर रहे हो ना, ये वही यूज़र है, ये वाला यूज़र, ये वेरिएबल भी आ चुका है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे एक यूज़र पास करना होगा, तो यूज़र हम बना लेते हैं, हम लिखेंगे यूज़र इज इक्वल टू न्यू यूज़र एंड यूज़र डॉट सेट ID, सॉरी सेट ईमेल कर देते हैं, ईमेल पास कर दो पहले durgesh@gmail.com एंड फाइनली यूज़र डॉट सेट नेम, कुछ भी डाल दो, और रोहन सिंह एंड यूज़र डॉट सेट पासवर्ड admin@123, ठीक है। और यही यूज़र हम यहाँ पे सेट कर देंगे अपने इस वाले वेरिएबल के अंदर। कहने का मतलब ये जो डेटा है ना, इसी को हमने इस वाले वेरिएबल के अंदर डाल दिया, तो वो डेटा यहाँ भी एक्सेस हो जाएगा, बस इतना ही करना, आपको कुछ नहीं करना। तो ये बाइंडिंग दोनों काम कर रही है, यहाँ व्यू बाइंडिंग का भी काम कर रही है, मतलब इस बाइंडिंग की हेल्प से हम लोग वो सारी आईडीज भी एक्सेस कर सकते हैं, या वो सारे कंपोनेंट एक्सेस कर सकते हैं। देखिए बाइंडिंग डॉट, ये देखिए आप बटन भी एक्सेस कर सकते हो, एडिट टेक्स्ट एक्सेस कर सकते हो, नेम भी एक्सेस कर सकते हो, मतलब दोनों चीज़ कर सकते हो। और डेटा भी तो बाइंड हो रहा है, डेटा भी तो यहाँ से बाइंड हो रहा है। देखिए बाइंडिंग डॉट सेट यूज़र, यहाँ से आपने बस यूज़र को सेट किया, यहाँ पे आ गया, ये देखिए इसके अंदर डेटा आ जाएगा और उसको डायरेक्टली आपने यहाँ पे बाइंड कर रखा है। मैं रन करता हूँ एप्लीकेशन एंड रोहन सिंह हमारा आना चाहिए वेरिएबल के अंदर। ये देखिए रोहन सिंह आ चुका है, जो आपने यूज़र ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा डाला था वो यहाँ पे आ चुका है। एक्जैक्टली हम इसको यहाँ भी बाइंड करा सकते हैं। देखिए हम आएंगे यहाँ पे एंड जैसे हमने टेक्स्ट व्यू के अंदर डाला था, एक्जैक्टली हम यहाँ क्या करेंगे, टेक्स्ट के अंदर @ लिखेंगे एंड यहाँ पे जाएंगे एंड अगेन हम यहाँ पे यूज़र डॉट नेम को एक्सेस कर सकते हैं, सेम टू सेम। फिर से मैं रीलोड करूँगा एंड आपके एडिट टेक्स्ट के अंदर भी वही डेटा आ जाएगा, यूज़र का नाम ही देखिए, यूज़र का नाम आ जाएगा बस, ठीक है। ये तो हो गया। अभी टू वे डेटा बाइंडिंग नहीं हो रहा है, अभी हम इस फील्ड को चेंज कर रहे हैं, ये नहीं चेंज हो रहा है, बट हम वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं, ये चेंज हो जा रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, वेरिएबल को चेंज करूँगा। और वेरिएबल को कैसे चेंज करें, मैं क्या करूँगा, पहले हमने क्या किया, पहले हमने यूज़र की नेम की वैल्यू रखी रोहन। अब हम 5 सेकंड बाद इसका वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करेंगे। कैसे, हाउ, देखिए मैं काउंट डाउन टाइमर यूज़ करूँगा। कैसे, देखिए हम लिखेंगे एक वेरिएबल लेते हैं न्यू काउंट डाउन टाइमर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था इसके बारे में, तो टेंशन मत लीजिए। एक काम करते हैं, डायरेक्टली हम लोग
काउंट डाउन टाइमर, टाइमर इज इक्वल टू न्यू काउंट डाउन टाइमर। ठीक है, परफेक्ट। मैं कहूँगा 10 या 5 सेकंड तक का हम लोग टाइमर चलाते हैं। ठीक है, एंड ये डिले भी तो कर सकते थे यार, डिले भी लगा सकते थे, डिले हैंडलर की हेल्प से डिले भी लगा सकते थे, बट ठीक है अगर हम यही कर रहे हैं तो यही कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 सेकंड तक का टाइमर मैंने लगा, जैसे टाइमर फिनिश होगा मैं क्या करूँगा, मैं यूज़र डॉट सेट नेम और यहाँ पे मैं लिख दूंगा अपना नाम दुर्गेश तिवारी। एक तरीका है, ये मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि इसको आपने देखा होगा पिछले वीडियोस के अंदर। ठीक है, चलो अब ये जैसे मैंने सेट किया इसको स्टार्ट कर देते हैं। हम कहेंगे टाइमर डॉट स्टार्ट, बस हमारा टाइमर स्टार्ट हो जाएगा और 5 सेकंड बाद 5000 मिली सेकंड है, 5 सेकंड बाद अपने आप से दुर्गेश तिवारी नाम सेट होगा। मैंने कहीं भी यहाँ पे व्यू को अपडेट नहीं किया, देखिएगा मैंने व्यू को अपडेट नहीं किया एंड हमारा व्यू अपडेट हो जाना चाहिए 5 सेकंड बाद। देखिए मैं यहाँ पे काउंट कर रहा हूँ एंड देखते हैं भाई, देखते हैं टाइमर स्टार्ट होगा तो आई थिंक चेंज हो जाना चाहिए, लेट्स सी। ठीक है, आई थिंक 5 सेकंड तो हो गया होगा। दुर्गेश तिवारी तो आया नहीं हमारे पास, हमारे लॉजिक के हिसाब से तो हो जाना चाहिए था, बट लेट्स सी कि हमारा काउंट डाउन टाइमर चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, तो हुआ नहीं, एक बार हम लोग लेट्स सी देखते हैं। ओके ओके, तो इसके लिए हमें लगाना पड़ेगा ऑब्जर्वेबल, जिससे इसकी वैल्यू चेंज हो तो पता चल जाए। ठीक है, इसकी वैल्यू चेंज हो तो पता चल जाए, इसके लिए ऑब्जर्वेबल हमें लगाना पड़ेगा और उसको हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। टेंशन मत लीजिए, उसको हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। एंड हाँ बिल्कुल, एक चीज़ और करनी पड़ेगी, 1 स्टेप और करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोगों ने बाइंडिंग इम्प्लीमेंट कर दिया है, बाइंडिंग इम्प्लीमेंट कर दिया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाते हैं अपने मेन क्लास के अंदर और हम लोग यहाँ पे ऐसा कुछ करेंगे कि भाई हमारे यूज़र की प्रॉपर्टी जैसे चेंज हुई तो चेंजेस कोई ऑब्जर्व कर रहा हो और अपने आप से चेंजेस हो जाए। ठीक है, लाइब्रेरी चेंजेस को ऑब्जर्व कर रही है और अपने आप से चेंजेस हो जाएंगे, तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए हम अपनी क्लास के अंदर आना पड़ेगा एंड हम यहाँ पे लिखेंगे इम्प्लीमेंट्स और एक हमारे पास क्लास है बेस ऑब्जर्वर और बेस ऑब्जर्वेबल, ये वाली क्लास। ठीक है, अ कन्वीनियंट क्लास दैट इंप्लीमेंट ऑब्जर्वेबल इंटरफेस एंड प्रोवाइड्स नोटिफाई प्रॉपर्टी चेंज। तो इसके पास एक नोटिफाई प्रॉपर्टी चेंज है, ये मेथड अपने आप से जैसे कॉल होगा तो जितने भी इसको ऑब्जर्व कर रहे होंगे या लाइब्रेरीज को जिस वेरिएबल को ऑब्जर्व कर रही है, जैसे ये नोटिफाई प्रॉपर्टी चेंज कॉल होगा तो अपने आप से चेंजेस अपने आप तक मतलब चेंजेस पहुंच जाएंगे जो जो इसे ऑब्जर्व कर रहा होगा। कैसे दिखाता हूँ, ये आपने किया तो जैसे ऑब्वियसली बात, ये प्रॉपर्टी चेंज कैसे होगी, नेम चेंज कैसे होगा जब आप सेट करोगे ना, तो जैसे आपने सेट किया मैं कहूँगा नोटिफाई प्रॉपर्टी चेंज मेथड कॉल कर लो। कौन सी प्रॉपर्टी चेंज हुई, उसके लिए हमारे पास बाइंडेबल br.name यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, बताने के लिए br एक क्लास है। ठीक है, br एक क्लास है, तो ये क्लास हमें मिलेगी कैसे समझिएगा, हमें इस प्रॉपर्टी को बताना पड़ेगा कि ये प्रॉपर्टी हमारी बाइंडेबल रिसोर्स है। ठीक है, इसको बताने के लिए हम गेटर पे आएंगे और यहाँ पे लगा देंगे @बाइंडेबल। ठीक है, एंड अब इस क्लास को हम लोग क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं बस। ठीक है, तो बाइंडेबल की हेल्प से हम लोगों ने बता दिया कि ये जो प्रॉपर्टी है वो बाइंडेबल रिसोर्स है एंड इट शुड बी अप्लाइड टू एनी गेटर्स एक्सेसर मेथड्स। ठीक है, ऑफ एन ऑब्जर्वेबल क्लास बाइंडेबल विल जनरेट अ फील्ड इन br क्लास टू आइडेंटिफाई द फील्ड दैट हैज बीन चेंज। समझ गया ना, तो जब आप बाइंडेबल लगाओगे तभी उस फील्ड वो फील्ड की जो प्रॉपर्टी है, मतलब वो फील्ड है या वो प्रॉपर्टी है, जैसे आपने गेट नेम पे लगाया तो नेम वाली प्रॉपर्टी इस br के अंदर जनरेट होगी। ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, इतना करने के बाद बस आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, अपने क्लास को रन करिए। एंड हियर वी गो, कुछ यहाँ पे दिक्कत हो रही है, कुछ इशू आ रहा है, आई थिंक बाइंडेबल क्लास के अंदर दिक्कत आ रहा है। लेट्स सी, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूरत नहीं। तो हम क्या करेंगे, एक बार हम लोग क्या करते हैं, आई थिंक ये इंपोर्ट गलत हुआ ना, एक बार हम दोबारा से इंपोर्ट करते हैं, यहाँ पे आते हैं, हॉल्ड इंसर्ट एंड इंपोर्ट कर लेते हैं क्लास को। ठीक है, ये क्या कह रहा है, इंटरफेस एक्सपेक्टेड। ओके, तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं, हमें क्या करना है, एक्सटेंड करना है ऑब्जर्वेबल बेस ऑब्जर्वेबल। ठीक है, एक्सटेंड करना है एंड हियर वी गो, बस एक्सटेंड करिए एंड यस इंस्टॉल हो चुका है। एंड लेट्स सी, अब जैसे प्रॉपर्टी चेंज हुई तो चेंज हो जाना चाहिए, ये देखिए 5 सेकंड बाद अपने आप से चेंज हो चुका। तो ये बेस ऑब्जर्वेबल को इंप्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है गाइस, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, बेस ऑब्जर्वेबल को क्लास इंप्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अगर आप चाहते हो कि आपकी क्लास की प्रॉपर्टी चेंज हो और जो लाइब्रेरी है वो उसे लिसन कर रही हो, चेंजेस परफॉर्म हो जाए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इतना प्रोसेस करना पड़ेगा आपको, अपने डेटा होल्डर क्लास के अंदर एक्सटेंड करना होगा बेस ऑब्जर्वेबल क्लास एंड जैसे प्रॉपर्टी चेंज हो रही है तो आपको नोटिफाई प्रॉपर्टी चेंज मेथड कॉल करना पड़ेगा उस बेस ऑब्जर्वेबल का, जिससे कि
जितने भी लोग इसको लिसन कर रहे हैं, और बेसिकली अभी जो हमारी लाइब्रेरी है डेटा बाइंडिंग वाली लाइब्रेरी, वही इसे लिसन कर रही है। तो जैसे ही कॉल होगा नोटिफाई हो जाएगा कि भाई डेटा चेंज हो चुका, तो लाइब्रेरी अपने आप से फील्ड को चेंज कर देगी। बस इतना काम आपको करना है। ये चीज़ आपको सब में करनी होगी। यहाँ पे जो गेट का है ईमेल, आप चाहते हैं ईमेल चेंज हो तो इसको भी बाइंडेबल हमें बनाना पड़ेगा, जिससे कि बी के अंदर ईमेल वाली प्रॉपर्टी आ जाए और हम नोटिफाई प्रॉपर्टी चेंज में br.email डाल देंगे। ठीक है, सेम प्रोसेस के लिए भी है, सॉरी पासवर्ड के लिए भी है, तो हम इसको भी बाइंडेबल बना देंगे। और पासवर्ड के लिए भी हम यहाँ पे नोटिफाई प्रॉपर्टी चेंज्ड और br.email, सॉरी यहाँ पे भी हम पासवर्ड पास कर देंगे, नॉट ईमेल। बस अब तीनों प्रॉपर्टी चेंज जैसे होंगी अपने आप से सपोर्ट या लाइब्रेरी को पता चल जाएगा कि हाँ भाई, डेटा बाइंडिंग लाइब्रेरी को पता चलेगा कि हाँ भाई प्रॉपर्टी चेंज हुई तो हमें व्यू को चेंज करना चाहिए। बस अब कहीं भी आपने यूज़ किया होगा इस तरह से आपका काम हो चुका होगा। देखिए 5 सेकंड बाद अपने आप से चेंज हो जाएगा। हियर वी गो, यस, ठीक है। तो इस तरह से हमारा 2 वे डेटा बाइंडिंग हो रहा है। 2 वे नहीं हो रहा अभी तो सिंगल वे है। प्रॉपर्टी चेंज हो रही है तो अपने आप से डेटा चेंज हो जा रहा है। ठीक है, अभी आपको और भी चीज़ें दिखाता हूँ। ठीक है, हम इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं इस पर क्लिक। ठीक है, ये तो टाइमर की हेल्प से मैंने बताया। ठीक है, अब हम प्रॉपर्टी चेंज करेंगे क्लिक पे, तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। मैं लिसनर एक बनाने जा रहा हूँ। मैं कहूँगा बाइंडिंग की हेल्प से डायरेक्टली हम बटन को लिसन कर सकते हैं, मतलब यूज़ कर सकते हैं। हम कहेंगे सेट ऑन क्लिक लिसनर, एंड मैं यहाँ पे लगाऊंगा एक लैम्डा, एंड मैं कहूँगा जैसे आपने बटन को क्लिक किया लैम्डा चलेगा। और हम क्या करेंगे, हम अब टेक्स्ट व्यू को एक्सप्लिसिटली नहीं चेंज करेंगे खुद से। हम क्या करेंगे, हम यूजर डॉट सेट नेम डायरेक्टली अपने यूजर डेटा को चेंज करेंगे, डेटा सोर्स को चेंज करेंगे। इस डेटा को बस चेंज कर रहा हूँ, इस वाले नेम को चेंज कर रहा हूँ। कैसे, मैं यहाँ पे लिख दूंगा नेम या कुछ खतरनाक नाम देते हैं। खतरनाक नाम मिलेगा कहाँ से, पिंटू भाई खतरनाक है कि नहीं आप बताओ कमेंट सेक्शन में। एंड लेट्स रीरन द एप्लीकेशन। ओके, अब मैं बटन को क्लिक करने जा रहा हूँ। जैसे बटन को क्लिक करूंगा लेट्स सी क्या होता है। ये देखिए पिंटू हो गया। तो अब क्या हो रहा है, वेरिएबल जैसे चेंज हो रहा है हमारे व्यू भी चेंज हो जा रहे हैं। ये 1 वे डेटा बाइंडिंग हो गया। अब हम चाहते हैं कि हमारा व्यू चेंज हो और हमारा वेरिएबल भी चेंज हो। हाउ, कैसे करेंगे, बहुत आसान है। ठीक है, ये चीज़ हो गया हमारा, ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट कैसे करेंगे ये चीज़, हम आ जाते हैं अपने व्यू के अंदर यहाँ पे, एंड हम चाहते हैं कि हम अपने टेक्स्ट फील्ड को चेंज करें, एडिट टेक्स्ट को चेंज करें, और हमारा एडिट टेक्स्ट चेंज हो रहा है और साथ ही साथ में हमारा वेरिएबल भी चेंज हो जाए। कैसे होगा देखिए, बस हमें यहाँ पे एक सिंटेक्स यूज़ करना पड़ेगा, @= बस जैसे आप इसमें चेंज करोगे ना, ये वेरिएबल चेंज होगा यूज़र का, और यूज़र का वेरिएबल आपने बाइंड कर रखा था यहाँ से, ये देखिए सेट यूज़र बाइंड डॉट सेट यूज़र कर रखा था ना, तो ये अपने फील्ड्स यहाँ भी चेंजेस हो जाएंगे अपने आप से, इस वाले डेटा के नेम में भी चेंजेस हो जाएंगे। तो 2 वे डेटा बाइंडिंग हमारी बहुत आसानी से इंप्लीमेंट हो जाएगी। ये देखिए, ठीक है, वेरिएबल चेंज किया, फील्ड चेंज हो गई, व्यू चेंज हो गया, एंड व्यू में चेंज करने जा रहा हूँ। ये देखिए व्यू चेंज कर रहा हूँ तो वेरिएबल चेंज हो रहा है। पाओ बस, हेलो या लिख देते हैं सब्सक्राइब टू दिस। इस तरह से आप 2 वे डेटा बाइंडिंग इंप्लीमेंट कर सकते हो बहुत आसानी से। अब आपको क्या करना है, बहुत ईजी है यार। सिंपल से एक डेटा होल्डर क्लास हमेशा बनानी है, और याद रखिए आपको यहाँ पे एक्सटेंड करना है बेस ऑब्जर्वेबल को, जिससे कि लाइब्रेरी आपके प्रॉपर्टीज जब चेंज हो क्लास की तो वो उसे कह सकते हो कि ये उसे नोटिफाई कर पाए कि हाँ भाई चेंज हो चुकी है, तो वो अपडेट कर पाए। बेस ऑब्जर्वेबल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जैसे ये प्रॉपर्टी सेटर की हेल्प से चेंज होंगी तो आपको हर बार नोटिफाई प्रॉपर्टी चेंज वाला मेथड कॉल करना है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। ओके, बाइंडेबल रिसोर्स के लिए आपको बाइंडेबल रिसोर्स बनाने के लिए उस प्रॉपर्टी को आपको बाइंडेबल एनोटेशन से एनोटेट करना है। उससे क्या होगा, इस जिस प्रॉपर्टी पे आप यूज़ करोगे या जिस प्रॉपर्टी के गेटअप पे यूज़ करोगे वो प्रॉपर्टी BR क्लास के अंदर यूज़ हो जाएगी, जिससे आप नोटिफाई कर पाओगे, ठीक है। फाइनली इतना हो जाएगा। देन आपको मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं करना, बाइंडिंग का ऑब्जेक्ट निकालना है, एक्टिविटी मेन बाइंडिंग का ऑब्जेक्ट निकालना है जो हम ऑलरेडी करते आए हैं। देन फाइनली आपको यहाँ पे अपना डेटा बना लेना है, एंड देन बाइंडिंग डॉट सेट यूज़र, आपने जो व्यू यहाँ पे यूज़ किया था ना, वेरिएबल के अंदर वेरिएबल लिया था जो आपने व्यू के अंदर, लेआउट के अंदर, डेटा के अंदर जो वेरिएबल लिया था, यहाँ पर मल्टीपल भी ले सकते हो यार, मल्टीपल भी ले सकते हो। तो जो लिया था बस यहाँ पे आप सेट कर दिया और इसको आपने यहाँ पे यूज़ कर लिया बस, ठीक है। तो इस तरह से काम होता है 2 वे डेटा बाइंडिंग। आई थिंक आप समझ गए 2 वे डेटा बाइंडिंग इंपॉर्टेंट है यार, जब भी आप कोई फॉर्म बनाते हो। क्या फीचर है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या की पॉइंट्स है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, ठीक है। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में यार। और अभी तक यार अपनी सीरीज नहीं सीखी तो आप जा करके बताओ यार, ठीक है, फीडबैक दो, बताओ, एंड कुछ प्रोजेक्ट्स आप सजेस्ट करो जिसको हम लोग कर सकते हैं। ओके, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।